हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोसवर्णी। तो आज हम देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि साइटोस्केलेटन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, यानी उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाकर देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उससे तभी आपको यह वीडियो जो है वह समझ में आएगी। ठीक है, तो उससे आगे हम आज देखेंगे कि जो एमटीओसी क्या होता है और जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनका पॉलीमराइजेशन, डायनामिक्स, ये सब क्या होते हैं। इन साथ ही साथ उनसे जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनका फंक्शंस क्या है। तो ये सब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो भी माइक्रोट्यूब्यूल है उसके बारे में कंप्लीट समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है एमटीओसी, क्या होता है एमटीओसी, यानी क्या हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, तो एमटीओसी सेल में स्थित होता है जहाँ पे क्या पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर वह सेंटर जहाँ पर क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड होती हैं, तो वह क्या कहलाता है, एमटीओसी कहलाता है। ठीक है, यानी सेल्स में इस सेंटर में ही क्या होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वह किस तरीके से अरेंज होती है। अगर हम सेल के इंटरफेस में देखें, ठीक है, तो इंटरफेस क्या है, यानी जो सेल साइकिल की वह अवस्था जिसमें क्या होता है, सेल अपना अधिकांश जीवन व्यतीत करता है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, जो भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो करता है, और जो भी सेल डिवीज़न से पहले यानी जो भी माइटोसिस है उससे पहले क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेट करता है। ठीक है, तो ये इस अवस्था में जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनकी स्थिति कैसी होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी जो एमटीओसी है वह कहाँ पे होते हैं, जो न्यूक्लियस है उसके पास में ही न्यूक्लियस जो इन्वेलप है उसके बाहर क्या होते हैं, इस तरीके से स्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर एनिमल सेल की बात हम करें तो इनमें क्या होता है, सेंट्रियोल का 1 पेयर पाया जाता है। ठीक है, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वही क्या बनाएंगे, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल कहाँ पे होता है, इस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेंट्रोसोम, और ये क्या हो गया, सेंट्रियोल। जो क्या है, ये सारे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल से ही मिलकर बने हुए हैं, और इन्हें हम क्या कहेंगे, सेंट्रियोल कहेंगे। यानी इसी में ही क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वह अरेंज्ड होती है। ठीक है, अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें क्या होती है, अरेंज होती है, और इसका जो 1 पेयर होता है वह एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल में हमने देखा था कि एक क्या होता है, माइनस एंड होता है, और एक क्या होता है, प्लस एंड होता है। तो माइनस एंड यानी जो अल्फा ट्यूब्यूलिन वाला भाग है वो क्या होता है, इस एमटीओसी में क्या होगा, एम्बेडेड होगा, यानी उसमें जुड़ा हुआ यानी इसके अंदर की ओर एम्बेडेड होगा। और जो प्लस एंड वाला होता है यानी जो बीटा ट्यूब्यूलिन वाला एंड है वह क्या होता है, इससे क्या होता है, दूर स्थित होता है। ठीक है, यानी जो एमटीओसी है, सेंट्रोसोम है, उससे दूर स्थित होता है। तो इस तरीके से इनके दोनों एंड होते हैं। इसी में हम आगे देखते हैं कि ये तो हो गया एनिमल सेल में कि ये प्रॉपर सेंट्रोसोम में होते हैं, लेकिन अगर दूसरे अधिकांश सेल्स में अगर हम देखें तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वह क्या होती है, इस एमटीओसी में ना होकर सेल्स में क्या होती है, फैली हुई होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं, और चूंकि यह क्या है, डायनेमिक स्ट्रक्चर है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनके जो भी नॉन प्रोटीन्स हैं, यानी जो भी प्रोटीन्स ज्ञात हुए हैं उनमें एक टाइप और ढूंढा गया है जिसे हम क्या कहते हैं, वाई ट्यूब्यूलिन। ठीक है, जो ट्यूब्यूलिन का ही एक टाइप है वाई ट्यूब्यूलिन। जैसे हमने देखा था अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन, तो उससे अलग एक क्या होता है, वाई ट्यूब्यूलिन। लेकिन
यह क्या होता है, नॉट इन्वॉल्व इन माइक्रोट्यूब्यूल, यानी माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। जो भी माइक्रोट्यूब्यूल है उनमें यह इन्वॉल्व नहीं होता है। और तो इसका काम क्या होगा, जो वाई ट्यूब्यूलिन है इसका काम क्या होता है कि जब माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसके जो न्यूक्लिएशन फेज होती है, न्यूक्लिएशन फेज होती है, इसे हम अभी आगे देखेंगे, तो उसमें यह क्या करता है, वाई ट्यूब्यूलिन हेल्प करता है। लेकिन इनके जो भी माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें केवल क्या होंगी, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन ही होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो वाई ट्यूब्यूलिन होता है इसका रिंग कॉम्प्लेक्स यानी YTURC, एक यह रिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो क्या है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। और यह किससे मिलकर बना होता है, ट्यूब्यूलिन और जो भी सहायक प्रोटीन्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन है तो उनमें जो न्यूक्लिएशन है उस फेज में यह एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है, जिससे क्या होते हैं, जो भी अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर है वो क्या होती हैं, जुड़ती जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो ईस्ट होती है, ठीक है, जो ईस्ट होती है उसमें यह जो MTOC होती है वह उसके बदले क्या होती हैं, स्पिंडल पोल बॉडीज़। ठीक है, तो स्पिंडल पोल बॉडीज़ ही MTOC के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। और इसमें जो भी और इसके बजाय सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें क्या होता है, एक लार्ज प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यह क्या होता है, कंटिन्यूसली जो भी न्यूक्लियर इन्वेलप होती है उसमें क्या होती है, एम्बेडेड होती है, या फिर क्या कहेंगे हम कि जो भी माइटोसिस होती है उससे पहले जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है इसमें डाली जाती है, क्या, जो लार्ज प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, यानी इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट के बारे में। अगर हम देखेंगे तो इनके जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको व्यवस्थित करने का तरीका क्या हो सकता है, दो प्रकार के जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, जैसे न्यूक्लियर और क्या होंगे, साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि यह जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसमें एम्बेडेड होती है या फिर माइटोसिस के समय इनमें डाली जाती है। अगर इसका कार्य देखेंगे तो यह क्रोमोसोम्स जो सेग्रीगेशन है उसमें हेल्प करती है, और जो न्यूक्लियस है उनके पोजिशनिंग में हेल्प करती है, यानी जो भी न्यूक्लियस है उनको उसी स्थिति में रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। अगर अधिकांश जो भी प्लांट सेल्स होती है उसमें हम देखते हैं कि जो इनके MTOC होते हैं उनमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, लेकिन फिर भी यह क्या करता है, MTOC की तरह इसमें यह कार्य करता है। तो ये हो गई MTOC के बारे में देखते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन एंड डायनेमिक्स। ठीक है, इनकी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो पॉलीमराइजेशन क्या होगा, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो भी न्यूक्लियस फेज होती है यानी न्यूक्लियस का निर्माण होता है, और उसके बाद क्या होती हैं कि जो भी अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर, तो जो भी अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर्स हैं या मोनोमर्स हैं, ये क्या करते हैं, जुड़ते जाते हैं और क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, उनकी वृद्धि होती है। तो यह क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, यानी इनका क्या करना, जुड़ना, और डीपॉलीमराइजेशन क्या होता है, यानी जो इनका जो अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर है उनका निकलना। ठीक है, तो ये दोनों हो गया पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन। तो ये क्या होता है, डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन भी होता है, और क्या होगा, डीपॉलीमराइजेशन भी होता है। तो ये क्या हो गया, डायनेमिक स्ट्रक्चर।
यानी डीपॉलीमराइज्ड और डीपॉलीमराइज्ड इसमें होते रहता है। तो यह क्यों होता है? तो इनकी विभिन्न जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइज्ड होना क्या होता है? आवश्यक होता है। और यह क्या करती हैं, जो सेल हैं उनकी नीड के अनुसार यानी उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या करती हैं, जो भी इनका ऑर्गेनाइजेशन है उसे चेंज करते रहते हैं। इनकी आवश्यकता के अनुसार यह कभी पॉलीमराइज्ड हो जाएंगे या डीपॉलीमराइज्ड होंगे। तो यह क्या होता है? एक डायनामिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनका पॉलीमराइजेशन एक मैकेनिज्म द्वारा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिएशन इलोंगेशन मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लियस का निर्माण होता है और जिसके बाद ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर यानी जो अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर है वह क्या करती हैं? उनका रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट एडिशन द्वारा क्या होती हैं, यानी इस तरीके से जुड़ती जाती हैं। ठीक है, तो ये होगी उनका पॉलीमराइजेशन। अगर हम इसे देखें तो जो उनका पॉलीमराइजेशन है उन्हें 3 स्टेप्स में क्या है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है न्यूक्लिएशन फेज, सेकेंड होता है इलोंगेशन फेज और थर्ड है क्या? स्टडी फेज। ठीक है, हम देखते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल का क्या है पॉलीमराइजेशन व न्यूक्लिएशन इलोंगेशन मैकेनिज्म द्वारा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लिएशन फेज। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था वाई ट्यूब्यूलिन के बारे में कि यह एक अलग टाइप का ट्यूब्यूलिन है। तो यह जो भी MTOC है उसमें जो वाई ट्यूब्यूलिन है वह अन्य जो भी सहायक प्रोटीन्स हैं GCP प्रोटीन्स, तो इनके साथ मिलकर क्या बनाता है? वाई ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक लॉक वॉशर जैसी संरचना बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? वाई ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब यह क्या करता है? न्यूक्लिएशन के लिए जो भी अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर्स हैं उनके जुड़ने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल के जो भी फॉर्मेशन के लिए यह क्या करता है? मेडिएट करता है, यानी इसके थ्रू ही फिर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो हेट्रोडाइमर्स होती हैं वह क्या होती हैं? जुड़ते जाती हैं। ठीक है, तो यह क्या होगा? एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है। ठीक है, ये हो गया। और ये न्यूक्लिएशन प्रोसेस किसके द्वारा मेडिएट हो रही है? वाई ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो अधिकांश सेल्स में हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में जो भी माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन है वह अनफेवरेबल होता है और यह जो वाई ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है यह इसे मेडिएट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यह क्या होंगे? MTOC यानी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में होती हैं और ये क्या करते हैं? इनसे जो भी वाई ट्यूब्यूलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है उनसे जो अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर्स हैं वह क्या करते हैं? आकर जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी ट्यूब्यूलिन्स होती हैं वह क्या करती हैं? आकर जुड़ती जाती हैं। और हमने देखा था कि जो भी सेंट्रोसोम में क्या होता है कि जो माइनस इंड होती है वह इसमें ही एम्बेडेड होती है, लेकिन जो प्लस इंड होती है वह इससे क्या होती है? दूर होती है। तो यह रिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है? जो वाई ट्यूब्यूलिन है यह क्या करता है? माइनस इंड को न्यूक्लिएट और कैप करेगा और जो प्लस इंड होती है उसमें इनका पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जारी रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर्स है वह इस तरीके से जुड़ते जाते हैं और क्या बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हो गया क्या? न्यूक्लिएशन फेज। तो इसमें आगे हम देखते हैं इलोंगेशन फेज में क्या होता है कि इलोंगेशन फेज में क्या होगा? वही कि यह रैपिडली क्या करता है? ग्रोथ करता है जो भी माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं वो, और यह क्या होगा? जो भी इलोंगेशन फेज है वह इसके प्लस एंड पर एक्सपोज होगा, यानी इसमें जो भी अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर्स हैं वह तेज़ी से क्या होते हैं? जुड़ते जाते हैं। तो यह इलोंगेशन फेज होगा। तो इस तरीके से इनमें हम देखते हैं कि जो भी न्यूक्लिएशन इलोंगेशन मैकेनिज्म है उसके द्वारा इनका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन होता है, यानी जो भी हेट्रोडाइमर्स हैं वो क्या होती हैं? जुड़ते जाती हैं। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसमें एक और हम देखते हैं स्टडी फेज क्या होता है। ठीक है, स्टडी फेज। तो स्टडी फेज को एक डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यह अवस्था कब प्राप्त होती है। जैसे अगर हम देखें कि यह माइक्रोट्यूब्यूल्स है
तो हमने अभी देखा था कि यह डायनामिक स्ट्रक्चर है, यानी इनमें पोलराइज्ड भी होते हैं और ये डीपोलराइज्ड भी होते हैं। तो इनमें जब पॉलीमराइजेशन होता है तो जो भी हेटेरोडाइमर्स हैं वह क्या होती हैं, जुड़ते जाती हैं, और जब डीपॉलीमराइज्ड यानी जो भी हेटेरोडाइमर्स है वह निकलते जाती हैं। तो जब यह पॉलीमराइजेशन किसके द्वारा बैलेंस्ड होता है, डीपॉलीमराइजेशन, यानी जितनी जुड़ रही हैं उतनी ही क्या हो रही हैं, यहाँ पे निकल रही हैं। तो इन दोनों का क्या होता है, एक बैलेंस्ड हो जाता है। तो यह फेज क्या कहलाता है, स्टडी फेज कहलाता है। ठीक है, जीटीपी बाउंड जो भी अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स है वह उनका पॉलीमराइजेशन, और इधर क्या हो रहा है, डीपॉलीमराइजेशन। अब ये दोनों क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, तो हमें स्टडी फेज प्राप्त होता है। जीडीपी और जीटीपी के को हम आगे देखेंगे कि इनका हाइड्रोलिसिस के केस में यह किस तरीके से कार्य करते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि जो भी एनिमल सेल्स हैं तो उनमें यह प्रोसेस कहाँ हो रही है, सेंट्रोसोम में, यानी जो भी एम्प्टी ओसी है उनमें यह होती है। लेकिन यह एम्प्टी ओसी से अलग दूसरे स्थानों पर भी यह न्यूक्लिएशन हो सकता है। अगर प्लांट सेल में हम देखें तो उनके जो एम्प्टी ओसी होती हैं वह अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं होती है, उनमें सेंट्रियोल्स भी एब्सेंट होती हैं। तो उस कंडीशन में जो इनका न्यूक्लिएशन है वह साइटोप्लाज्म में किसी भी जगह से क्या होता है, स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर डायग्राम है, यानी इनमें अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसका जो प्रॉपर डायग्राम है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जिससे आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनके कंसंट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो जो माइनस इन होता है वहाँ पे प्लस इन की तुलना में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन जो रेट होती है वह कम होती है, यानी प्लस इन पर यह रेट क्या होती है, अधिक होती है। उसी में हम आगे देखते हैं फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर का कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है जिनमें जो क्या होती हैं, जो हेटेरोडाइमर ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर होते हैं वह आके क्या होते हैं, प्रति सेकंड अगर हम देखें तो जुड़ने की जो संख्या है वह किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जो फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर है उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम देखें कि ये क्या है, फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर है, और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनमें यह आकर क्या हो रहे हैं, पॉलीमराइज्ड हो रहे हैं। लेकिन जो पॉलीमराइजेशन होता है, यानी यहाँ पर जो भी पॉलीमर्स में आकर जुड़ रहे हैं, तो यह किस पे डिपेंड करते हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, जो फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर है उनके। ठीक है, तो यह क्या होते हैं, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि अगर फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर का क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो यह क्या होंगे, इनके दोनों एंड पे क्या होंगे, इनके जो जुड़ने की संख्या है वो क्या होगी, अधिक होगी। यानी ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो ज़्यादा जुड़ेगा, और यानी इनकी सांद्रता कम है, कम कंसंट्रेशन है तो यह क्या होगा, कम जुड़ेगा। ठीक है, तो यह इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर के कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो डीपॉलीमराइजेशन है, यानी यह तो पॉलीमराइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इनके कॉन्सेंट्रेशन पर, लेकिन जो डीपॉलीमराइजेशन होता है वह इसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यह इससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो माइक्रोट्यूब्यूल डायनेमिक्स है इनमें इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इनका कॉन्सेंट्रेशन का। तो जो पॉलीमराइजेशन रेट होती है वह किस पे डिपेंड करती है, जो फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर के कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करती है। यानी इनकी जो रेट है, यानी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, अभी जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो यह ज़्यादा पॉलीमराइज्ड होंगे, कम होगा तो कम होंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, जो फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर है। ठीक है, यह फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर है, तो प्लस इन पर जो फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर है उनका वह कंसंट्रेशन जिस पर क्या होगा, जो पॉलीमराइजेशन रेट है वह डीपॉलीमराइजेशन रेट के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो वह कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है उसके अगर इसके इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन
होगा फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर्स का, तो इसमें क्या होंगे, पॉलीमराइज्ड होंगे। और इसका जो कंसंट्रेशन है उससे अगर कम कंसंट्रेशन होगा जो फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर का, तो यह क्या होंगे, डीपॉलीमराइज्ड होंगे। ठीक है, तो यह एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है जिनमें दोनों इक्वल होते हैं, पॉलीमराइजेशन रेट और डीपॉलीमराइजेशन रेट। ठीक है, इससे ऊपर क्या होंगे, पॉलीमराइज्ड होंगे और इस कंसंट्रेशन से नीचे डीपॉलीमराइज्ड होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है इसका मान दोनों एंड के लिए अलग अलग होता है, यानी प्लस एंड के लिए अलग है और माइनस एंड के लिए अलग है। माइनस एंड के लिए इसका मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, लेकिन जो प्लस एंड है उसके लिए इस कंसंट्रेशन का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो स्टडी फेज में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मान क्या होगा, इन दोनों के बीच का होगा, यानी एक ऐसा मान जो क्या हो, इसके जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मान है किसके लिए, माइनस इन के लिए इसके, और जो प्लस इन के लिए इन दोनों के बीच का हो। ठीक है, अब बीच का है तो क्या होना चाहिए कि माइनस इन के जो कंसंट्रेशन का मान है उससे कम और जो प्लस इन के लिए कंसंट्रेशन का मान है उससे अधिक, तभी ये दोनों का क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, अब इस जो कंसंट्रेशन का मान है इसमें क्या होता है, अगर हम देखें माइनस इन के लिए, तो जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मान क्या, माइनस इन के लिए अधिक है, लेकिन अगर बीच का मान क्या है, इससे कम है, यानी माइनस इन के लिए जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन प्लस इन के लिए अगर हम देखें तो इसका जो मान है उससे अधिक यह मान होगा। ठीक है, जो बीच का मान है वह इसके मान से अधिक है, तो जो प्लस एंड है उस पर क्या होता है, उनके क्रिटिकल कंसंट्रेशन से जो ये वाले क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मान है वह क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो प्लस एंड पर क्या होंगे, जो भी फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर्स होते हैं वह तेज़ी से क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं, पॉलीमराइज्ड होते जाते हैं। ठीक है, लेकिन माइनस एंड पर जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मान है उस मान से ये बीच वाला मान जो है वो क्या है, कम है, तो इस मान से कम होने की वजह से जो माइनस इन होती है उन पे डीपॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस इन और माइनस इन के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि प्लस इन पर शुद्ध क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, और माइनस इन पर शुद्ध डीपॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, तो यदि इनमें पॉलीमराइजेशन हो रहा है और यह डीपॉलीमराइजेशन होता है तो ये समान दर पर क्या कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं। तो इस पॉलीमराइजेशन की यानी जो भी माइक्रोट्यूब्यूल डायनेमिक्स है उसकी एक विशेष अवस्था जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडमिलिंग, हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यह क्या है, एक पोलराइज्ड पॉलीमराइजेशन है। अब ट्रेडमिलिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें समान दर से जो भी फ्री ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर्स होती हैं, अल्फ़ा बीटा जो भी हेटेरोडाइमर्स है वह क्या होती है, जुड़ती जाती हैं और उसी दर पर यहाँ पे निकलती जाती हैं। तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं, एक ट्रेडमिल कर सकते हैं, और इनकी जो लंबाई है वो क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। क्यों, क्योंकि जितनी मात्रा में यहाँ पे जुड़ रहे हैं उतनी मात्रा में ही यहाँ पे निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन होता है, और एक तरफ क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्रेडमिल कर सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि ट्रेडमिलिंग की प्रोसेस क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा जो भी अन्य साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स हैं उसमें भी यह हो सकती है। और यह किसकी थ्रू हो रहा है, जो भी जीटीपी की हाइड्रोलिसिस एनर्जी है उसके कारण ही इस तरह यह संभव हो पाता है। तो जीटीपी हाइड्रोलिसिस क्या है इसे हम अभी देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं जीटीपी हाइड्रोलिसिस के बारे में। ठीक है, तो जो भी पॉलीमराइजेशन होता है, डीपॉलीमराइजेशन होता है, तो वह उसमें इस जीटीपी का क्या रोल है, जिसके थ्रू जो भी अल्फ़ा बीटा ट्यूब्यूलिन है वह कैसे पॉलीमराइज हो रहे हैं, कैसे डीपॉलीमराइज्ड हो रहे हैं। तो इसका जो जीटीपी है उसे हम देख सकते हैं कि इसका क्या खेल है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो अल्फ़ा बीटा ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर है, ठीक है, इसमें जीटीपी के बाइंड के लिए क्या होती है, बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
लेकिन जो अल्फ़ा ट्यूब्यूलिन होता है इसका जो जीटीपी होता है वह क्या होता है, ना ही एक्सचेंज हो सकता है ना ही इसका हाइड्रोलाइज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो बीटा ट्यूब्यूलिन होती है उसमें जो जीटीपी बाउंड होता है वह क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड भी हो सकता है और इसका एक्सचेंज भी हो सकता है, यानी यह दूसरे जो भी फ्री जीटीपी हैं उनसे इनका एक्सचेंज भी हो सकता है। किससे बाउंड होते हैं, जो बी ट्यूब्यूलिन से बाउंड होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये 2 टाइप्स में हम देख सकते हैं। जैसे क्या हो गया, एक होता है टी फॉर्म। अब टी फॉर्म में क्या होता है कि जो बीटा ट्यूब्यूलिन से उससे क्या होता है, जीटीपी बाउंड होता है, तो यह टी फॉर्म कहलाएगा। लेकिन डी फॉर्म क्या है, यदि जो बीटा ट्यूब्यूलिन है उससे क्या होगा, जीडीपी बाउंड होगा, यानी जो जीटीपी है उसका हाइड्रोलाइज्ड हो गया है तो ये जीडीपी बाउंड होगा, तो उससे हम क्या कहते हैं, डी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये दोनों समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं कि जो फ्री जो ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर्स होती हैं, यानी जो भी फ्री ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर्स है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से अभी नहीं जुड़ा है, तो इससे जो भी बीटा ट्यूब्यूलिन से जुड़े जो भी जीटीपी होती हैं इनका हाइड्रोलिसिस बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। लेकिन जब यह फिलामेंट से जुड़ता है तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है, या क्या फॉर्म में आ जाता है, डी फॉर्म में आ जाता है। जैसे डी फॉर्म में क्या, जिससे क्या बाउंड हो जाते हैं, जीडीपी जो किससे जुड़े हुए हैं, बीटा ट्यूब्यूलिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसे हम क्यों देख रहे हैं, जीटीपी और जीडीपी का क्या रोल है, तो वो हम देखते हैं कि जो जीटीपी है, यानी जो जीटीपी है जो किससे जुड़ा हुआ है, बीटा ट्यूब्यूलिन से जुड़ा है, ठीक है। लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और यह क्या फॉर्म में आ जाएगा, जीडीपी फॉर्म में आ जाता है, तो यह क्या होता है, जो अन्य हेट्रोडाइमर्स होती हैं उनकी अपने जो पड़ोसी जो हेट्रोडाइमर्स होती हैं उनके जुड़ने यानी उनकी एफिनिटी को कम कर देता है, जिससे क्या होते हैं, इनसे नहीं जुड़ पाते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है यानी यह क्या हो जाते हैं, ब्रेक अलग अलग हो जाते हैं और डीपॉलीमराइज होने लगते हैं, ठीक है। यानी जब जीडीपी फॉर्म में होगा तो यह क्या होगा, डीपॉलीमराइज्ड होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो डी फॉर्म है, ठीक है, तो डी फॉर्म जो प्लस इन या माइनस इन के लिए क्या होगा, यह किस पे डिपेंड करता है, जो भी जीटीपी हाइड्रोलिसिस है उस पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, अगर इस पे ही डिपेंड करेगा, इसके थ्रू ही क्या हो जाता है, डी फॉर्म में आ जाता है। और डी फॉर्म में आ गया तो इनके बीच की जो एफिनिटी है वह कम हो जाएगी और यह डीपॉलीमराइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा था जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं तो इनमें जो भी पॉलीमराइजेशन होता है वह किस पे डिपेंड करता है, जो फ्री ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर्स होती है उनके कॉन्सेंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना अधिक होगा यह रैपिडली क्या करते हैं, इधर जुड़ते जाते हैं, पॉलीमराइज्ड होते जाएंगे और ये क्या करेंगे, ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का एंड होता है उनमें जीटीपी बाउंड ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ रैपिडली अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जीटीपी कैप का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जीटीपी कैप, ठीक है। अब जीटीपी कैप क्या करता है, यह जो भी और जीटीपी अभी हमने देखा जीटीपी जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो एफिनिटी कम होती है, तो इसके अपोजिट होगा कि जब यह जीटीपी फॉर्म में है यानी यह क्या फॉर्म में है, टी फॉर्म में है, तो यह क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन अलाउ करेगा और इसके थ्रू क्या होंगे, जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका ग्रोथ को अलाउ करता है। यानी इस जीटीपी कैप के जरिए जो भी इधर जो भी हेट्रोडाइमर्स होंगे वह क्या होंगे, इनको इंकरेज करेगा और यहाँ उनकी एफिनिटी बढ़ जाएगी और यहाँ पॉलीमराइज्ड ये होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन और जो भी एक्स्ट्रा ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर्स होती हैं उनके जुड़ने के लिए एक प्राइमर के रूप में काम करता है क्या, जीटीपी कैप, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं क्या, जीडीपी बाउंड ट्यूब्यूलिन हेट्रोडाइमर, जब क्या होगा, इनका क्या होगा, जीटीपी हाइड्रोलाइज्ड होगा तो यह क्या फॉर्म में आ जाएगा, डी फॉर्म में आ जाता है। जीडीपी जो क्या करती है,
नेक्स्ट जो हेटेरोडाइमर्स जुड़ने वाले होते हैं उनकी एफिनिटी कम कर देती है, जिससे इससे नहीं जुड़ते हैं और इनका क्या हो जाता है, यह एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से डीपॉलीमराइजेशन। तो जीटीपी बाउंड जो ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर्स हैं तो इनसे क्या हो जाता है, डीपॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया कि जो भी पॉलीमराइजेशन है और जो डीपॉलीमराइजेशन है उसमें जीटीपी हाइड्रोलिसिस किस तरीके से कार्य करती है, जिसके थ्रू ये क्या होता है, इनका जो भी पॉलीमराइजेशन है डीपॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं डायनेमिक इनस्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो अधिकांश जो सेल्स होती है उनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वह कैसा बिहेवियर शो करती है, डायनेमिक इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म क्या है, यानी जो डायनेमिक इनस्टेबिलिटी होता है वह क्या होता है हम देखेंगे। इसमें जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उसका एक एंड पर यह ग्रोइंग स्टेट और इनकी श्रिंकिंग स्टेट के बीच ट्रांजिशन से यह गुजर सकती है। अगर ग्रोइंग स्टेट से श्रिंकिंग स्टेट में जाएगी तो इसे हम क्या कहते हैं, कैटेस्ट्रोट्रॉफ, और जो श्रिंकिंग स्टेज है उससे क्या स्टेज में आती है, ग्रोइंग स्टेज में, तो यह क्या कहलाता है, रेस्क्यू कहलाता है। यहाँ पे सी होगा। ठीक है, RESCUE, कैटेस्ट्रोट्रॉफ और क्या होगा, रेस्क्यू होगा। तो इसमें क्या होता है, ग्रोइंग स्टेट में अगर हम देखें कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक एंड होता है, तो अभी मैंने जीटीपी और जीडीपी के बारे में बताया। ठीक है, तो इनमें क्या बन जाता है, जीटीपी कैप बन जाता है, यानी जो भी ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर्स होती हैं उनके जुड़ने से जो कौन से फॉर्म में हैं, जीटीपी फॉर्म में। अब इनके जुड़ने से यहाँ पे क्या बन गया है, जीटीपी कैप बन गया है। और यह जीटीपी क्या करते हैं, इनके और भी जो भी हेटेरोडाइमर्स होती हैं उन्हें जोड़ने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, तो इनका तेज़ी से ग्रो होता है और पॉलीमराइजेशन होता है। लेकिन जब क्या होता है कि इनका हाइड्रोलिसिस होता है, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो यह क्या फॉर्म में आएगी, जीडीपी। ठीक है, तो जब यह हाइड्रोलिसिस होना स्टार्ट होता है तो क्या होगा, यह जीटीपी कैप खो जाता है और यह इनमें श्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो श्रिंकिंग में क्या होता है, डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जब यह हाइड्रोलाइज हो रहे हैं तो जीडीपी फॉर्म में आ जाएगा, डी फॉर्म में आ जाता है, जिससे यह क्या होते हैं, डीपॉलीमराइज होने लगते हैं। लेकिन अभी भी क्या होता है कि इस जो एंड है उसमें क्या होती हैं, जो जीटीपी अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर्स है वो क्या करती हैं, आके जुड़ सकती हैं और फिर से जीटीपी कैप बना सकती हैं। ठीक है, तो यह रिवर्सिबल है, यानी यहाँ पे जीटीपी कैप फिर से बन सकता है और फिर से जो इनका पॉलीमराइजेशन है वह हो सकता है। तो यह होता है डायनेमिक इनस्टेबिलिटी। इस तरीके से यह जो माइक्रोट्यूब्यूल्स में शो होता है। ठीक है, ट्रेडमिलिंग में हमने देखा कि उसमें एक छोर में क्या होता है, पॉलीमराइज, और दूसरे छोर में डीपॉलीमराइजेशन होता है। जबकि जो डायनेमिक इनस्टेबिलिटी है उसमें क्या होता है, इसके एक ही एंड में जो भी पॉलीमराइजेशन होता है, यानी इनमें जीटीपी जो भी अल्फा बीटा ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर्स में जुड़ते हैं, और जब यह जीटीपी कैप हो जाता है तो इनमें फिर क्या होता है, यह इनका डीपॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनसे कौन कौन से प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो जो लार्ज नंबर्स यानी जो भी माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन है उनकी अधिक संख्या कहाँ पे बाइंड होती है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनके सरफेस से बाइंड होती है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो न्यूक्लिएशन है, डायनेमिक्स है, स्टेबिलिटी है, इन सब में यह हेल्प करती है। ठीक है, जैसे क्या प्रोटीन्स हो जाएंगे, स्टेबलाइजर्स जैसे टाउ MAP4 और डी स्टेबलाइजर्स जैसे केटानिन, ये सब प्रोटीन्स के एग्जांपल हैं। इसी तरीके से कैपिंग प्रोटीन क्या होगा, पेट्रोनिन होगा, कैपिंग प्रोटीन्स हैं। फिर बंडलर्स या क्रॉस लिंकर्स जिसे हम क्या कहते हैं, टाउ या क्लिप 170, ये हो गया। और जो भी मोटर प्रोटीन्स होती हैं यानी माइक्रोट्यूब्यूल मोटर प्रोटीन्स जैसे क्या होगा, काइनेसिन, डाइनिनिन, तो ये भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये भी मोटर प्रोटीन्स हैं जो किससे एसोसिएटेड हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। इसी तरीके से जो डी स्टेबलाइजर्स हैं उनमें क्या इंक्लूड है, सीक्वेस्ट्रिंग प्रोटीन्स, इसका एग्जांपल है प्रोटीन स्टेथामीन। ठीक है, स्टेथामीन।
उसी तरीके से डी स्टेबलाइजर्स क्या है, डीपोलीमराइजिंग काइनेसिन 13 ये हो गया। और जो माइक्रोट्यूब्यूल सर्वरिंग प्रोटीन्स है वह क्या होगा, इसका एग्जांपल कैटानिन हो गया। तो यह मैंने इस प्रोटीन्स के बारे में केवल नाम में जो भी एसोसिएटेड होती हैं उसके नाम के बारे में आपको बता दिया है, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन। लास्ट हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या कार्य है, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका डाइवर्स फंक्शन है सेल में, वह क्या क्या है देखेंगे। जैसे क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, जो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट है, इन्हें भी डायरेक्ट करने का काम करते हैं कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोटिक स्पिंडल्स। तो अब ये क्या है कि जो सेल डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, क्रोमोजोम्स का सेग्रीगेशन होता है, क्रोमोजोम्स यानी क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे फिर डिवीज़न के दौरान दो सेल्स बनते हैं, उनमें अलग अलग क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। तो इनके सेग्रीगेशन के लिए कौन हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल, किसके फॉर्म में, माइटोटिक स्पिंडल बनाकर इनके क्रोमोजोम्स के सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं, कब, सेल डिवीज़न की प्रोसेस में, ठीक है। और जो सीलिया फ्लैजिला होती हैं, जो भी क्या मोटाइल स्ट्रक्चर है के रूप में काम करती है, तो इनका जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वह भी यही स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स के विभिन्न फंक्शंस हैं, ठीक है। देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के उनके डायनेमिक्स और उनके पॉलीमराइजेशन के बारे में, और जो MTOC यानी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है वह क्या होता है, इसमें न्यूक्लिएशन, इलोंगेशन और जो स्टेडी फेज है वह कैसे होता है, ठीक है। और जो GTP हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस है, जो डायनेमिक यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल इन स्टेबिलिटी कैसे बिहेव करती है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में देखा। तो आज का जो लेक्चर है यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इनके प्रोटीन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।